हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट टाइम टॉपिक क्लियर किया था। देखिए, ये जो है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, आज हम उसी के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ओके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। कहना ना पड़े मुझे बार बार, वरना मैं कुछ कर तो सकती नहीं हूँ, रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कौन सी विधि आवश्यक होती है, या फिर कौन सी विधि अपनाई जाती है। भोज्य पदार्थों का मतलब होता है कि जो हमारा भोजन होता है, भोजन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भोजन को लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए हमें किस विधि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, कि अगर हम ऐसी कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमारा जो भोजन है जिसे हम कुछ दिनों तक चला सकें। भोजन का मतलब डेली बनाने वाला भोजन नहीं। भोजन का मतलब वो होता है जो हमारे पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, जिनको हम ज़्यादा दिनों तक टिका कर रख सकते हैं। उनको ऐसी कौन सी विधि से ज़्यादा दिनों तक टिका के रखें ताकि वो सुरक्षित रहें, उसमें कोई भी कीटाणुनाशक या कीट या फिर भुनगे टाइप के या कीड़े कुछ ना लगें। ठीक है, तो वो विधि होते हैं परिरक्षण। ठीक है, जिस भी तरीके से हम भोजन को सुरक्षित रखते हैं, जिस तरीके से हम भोजन को सुरक्षित रखते हैं और उससे भोजन को टिकाने के लिए जो विधि का उपयोग करते हैं, वो जो प्रक्रिया होती है वो परिरक्षण कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों के सड़ने तथा खराब करने वाले कारक कौन से होते हैं। भोज्य पदार्थ जो होते हैं, भोजन जो होता है हमारा, उसको खराब करने के लिए और सड़ाने गलाने के लिए जो कारक होता है, कारक का मतलब होता है जो जिम्मेदार होता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो वो सूक्ष्म जीव, कीट पतंगे और कवक होते हैं। सूक्ष्म जीव, कीट पतंगे, कवक, हानिकारक वाले, हानिकारक। ठीक है, हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर कीट पतंगे होते हैं या फिर कवक होते हैं, इन्हीं की वजह से जो हमारा भोजन होता है वो दूषित होता है और खाने योग्य नहीं रह जाता है। ये एनसीईआरटी की जो क्लास है, ये आप लोगों को मैं बता दूं कि ये आने वाले एग्ज़ाम जो केवीएस होते हैं, जिसमें हम लोग टीजीटी के फॉर्म भरेंगे या फिर यूपी टीजीटी का जो फॉर्म निकला हुआ है, फिर या फिर आगे कुछ अगर वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं, और सीटेट में तो बहुत ही ज़्यादा है ही, तो ये सब एनसीईआरटी से आना है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनते हैं। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करिए और शेयर तो कर ही दिया करिए बिना कहे। ठीक है, और मेरी जो प्रॉब्लम हुआ करे मेरी तरफ से, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित रोग। मतलब विषाणुओं से जो होने वाले रोग होते हैं और जो रोग जीवाणुओं से होने वाले होते हैं, वो कौन से होते हैं। विषाणु एंड जीवाणु। ठीक है, विषाणुओं से होने वाले रोग और जीवाणुओं से होने वाले रोग। पहले तो अगर विषाणुओं की बात करें तो इसमें होता है चेचक एंड पोलियो। इस तरीके के जो रोग होते हैं वो विषाणुओं से होने वाले होते हैं। अगला है हैजा, पेचिस और प्लेग जो चूहों से होता है। हैजा, पेचिस एंड प्लेग, ये जो होते हैं ये जीवाणुओं से होने वाले रोग होते हैं।
हैजा पेचिस जो होते हैं ये दूषित भोजन और दूषित जल से होने वाले रोग होते हैं, और प्लेग जो होता है ये चूहों से होने वाला रोग होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है संचारी और असंचारी रोग कौन से होते हैं? संचारी और असंचारी रोग कौन से होते हैं? संचारी, सबसे पहले बात करते हैं संचारी रोग कौन से होते हैं। तो संचारी रोग वो होते हैं जो जीवाणुओं से, कीट पतंगों से होने वाले रोग होते हैं, और ये जो रोग होते हैं ये छुआछूत के द्वारा फैलते हैं, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये रोग फैलते हैं। जैसे हमारा कोरोना था, जैसे हमारा जुखाम होता है, टीबी होता है, ठीक है, ये सारे जो रोग होते हैं वो संचारी रोग होते हैं, और ये एक दूसरे को कांटेक्ट में आने से फैलते हैं, ठीक है। तो ये संचारी रोग होते हैं। संचारी रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, ठीक है। जैसे जुखाम, ठीक है, जैसे जुखाम हो गया, और कोरोना को आप ले लीजिए, ठीक है, जुखाम हो गया, कोरोना हो गया, टीबी हो गया, ये जो होते हैं ये संचारी रोग होते हैं। बात करते हैं असंचारी रोग की। असंचारी रोग, सबसे पहले बात करें इनकी, तो इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये किसी न किसी कमी से होता है। जब हमारी बॉडी में किसी विटामिन या प्रोटीन्स की कमी हो जाती है उसकी वजह से होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो रोग होते हैं ये छुआछूत से नहीं फैलते हैं। ये आप अगर इस असंचारी रोग जो होते हैं अगर किसी को हैं, अगर आप उसके कांटेक्ट में हैं तो बिल्कुल भी ये नहीं फैलेंगे, ठीक है। पहला है ये छुआछूत से नहीं होता है, छुआछूत से, या फिर ये के लिए संपर्क में आने से नहीं होता है, संपर्क में आने से नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो है किसी न किसी कमी से होता है, शरीर में किसी कमी की वजह से होता है, किसी कमी की वजह से होता है। अब किन किन कमियों की वजह से होता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर बात कर लें हम लोग, अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, विटामिन डी की कमी, सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग बताइए कि विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? काफ़ी सारे सोर्सेस होते हैं, लेकिन अगर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो विटामिन डी के जो सोर्स होता है वो होता है सनलाइट, ठीक है। सबसे अच्छा सोर्स जो होता है विटामिन डी का वो होता है सनलाइट। और सनलाइट जो होता है वो विटामिन डी को बहुत अच्छे से इंसान को प्रोवाइड करता है, जिससे जो विटामिन डी से होने वाले रोग होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह की जो धूप होती है वो इंसान को ज़रूर लेनी चाहिए। सुबह 10 बजे की धूप अगर आप डेली लेते हैं, अपने बॉडी को धूप में रखते हैं, तो आपको जो विटामिन डी से होने वाले रोग हैं उनसे राहत मिलेगी, होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो रोग कौन से होते हैं विटामिन डी की कमी से? विटामिन डी की कमी से हड्डियों में या फिर जोड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। जोड़ों के जो दर्द होते हैं, जोड़ों के दर्द या हड्डियों, ठीक है, हड्डियों की दिक्कत, हड्डियों की जो दिक्कत होती है, जोड़ों के जो दर्द होते हैं, ये विटामिन डी की कमी से होते हैं। इसी वजह से ये विटामिन डी लेते हैं, अगर हम लोग सनलाइट लेते हैं, मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है अगर हम लोग
उसको लेते हैं तो इसकी कमी से नहीं होता है। अब दूसरा अगर हम लोग देख लें तो लोहे की कमी से हम लोग के बॉडी में जो होता है वो एनीमिया हो जाता है, ठीक है, वो खून की कमी से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। खून की कमी से अगर हमारी बॉडी में सही मात्रा में जितना होना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में ब्लड होना चाहिए, अगर ब्लड की कमी हो गई, ठीक है, ब्लड की अगर कमी हो गई हमारे बॉडी में तो हो जाता है एनीमिया रोग, ठीक है। तो ये संचारी रोग हैं, किसी न किसी कमी से होते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में प्रॉब्लम होती है। ब्लड की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। और जो विटामिन डी है इसका सबसे अच्छा सोर्स ये है कि आप सनलाइट लें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप सनलाइट तो ले ही सकते हैं। अगर आप देर में सो के उठें तो वो बात अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण रोगों से रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया। अगर भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनसे हमें जो कीटाणु होते हैं उसको नष्ट करना होता है तो उसको किस तरीके से हम लोग नष्ट कर सकते हैं। तो भोज्य पदार्थों से रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया, क्या हुआ, नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो निसंक्रमण कहलाती है। वो निसंक्रमण कहलाती है। जो भोजन होता है इससे अगर हम रोगाणुओं को नष्ट करते हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है वो निसंक्रमण कहलाती है। और इसको हम किस तरीके से नष्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें जो भोजन होता है या फिर मतलब जो सब्जियां होती हैं उनको काटने से पहले धुल लेना चाहिए। अगर काटने से पहले धुलेंगे तो उसके जो उसकी ऊपरी परत जो होती है उस पर अगर थोड़े बहुत कीटाणु होंगे तो वो पानी के साथ बह जाते हैं और आपके अंदर के जो सब्जियों के अंदर का जो विटामिन होता है वो उसी में रह जाता है। अगर आप काटने के बाद उसको धुलेंगे तो काटने के बाद जो सब्जियां होती हैं उनका जो विटामिन, कीटाणु तो बहेंगे ही, उसका विटामिन भी बह जाना है, ठीक है। तो इसी वजह से कभी भी सब्जी काटें तो पहले धुलें उसके बाद काटें, ठीक है। अगला करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि परिरक्षण की विधियां मैंने आपको बताया कि किस किस प्रकार से कीटाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले तो वाष्पन विधि द्वारा नष्ट कर सकते हैं और उसके बाद बॉयलिंग कर सकते हैं, ठीक है। वाष्पन विधि कर सकते हैं, बॉयलिंग कर सकते हैं, फ्रीजिंग कर सकते हैं। ये सारी जो होती हैं ये परिरक्षण की विधियां होती हैं। फ्रिज में हम लोग रखते हैं खाने को, वो उसको टेम्परेचर ठंडा होता है तो वो कीटाणुओं से उसको बचाता है। इस विधि को परिरक्षण कहते हैं। अगर पानी होता है, दूध होता है, उसको हम बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के बाद सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं तो दूध हमारा सेफ हो जाता है। ये होता है परिरक्षण। वाष्पन विधि की बात करें तो जो भी हमें लंबे समय तक जो भी चीज़ें रखनी होती हैं टिका के तो उसको हम लोग धूप में सुखा लेते हैं जिससे उनका जो जितना भी वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है सनलाइट के द्वारा और जो हमारी चीज़ें होती हैं वो लंबे समय तक चल सकती है क्योंकि उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और किसी भी कीटाणु को पनपने के लिए नमी की आवश्यकता ज़रूर होती है, इसीलिए किसी भी चीज़ में आप नमी हटा दीजिए, आप उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके अचार में देखिए, अचार को आप बनाते हैं, अगर उसमें कहीं भी थोड़ी सी भी नमी रह जाती है तो ठीक है, तो उसमें फंगस अटैक कर जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोगों को फैलाने के माध्यम। संक्रामक रोगों को फैलाने के माध्यम, तो माध्यम क्या है? हवा, पानी, भोजन, ठीक है। हवा, पानी, भोजन मेन पार्ट है इसको फैलाने के, ठीक है। और होता है रक्त के द्वारा, रक्त के द्वारा। अब कैसे कैसे होता है? हवा होती है,
हवा, अगर मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप कोई बंद कमरा हो, उसमें ऐसा कोई मतलब दरवाजे से थोड़ी सी जो बाहर की लाइट होती है वो अंदर की तरफ आती हुई अगर दिख रही है तो आप उसमें देखिए उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि वायु जो होती है, एयर जो होती है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स के साथ जो होते हैं वो कीटाणु भी पाए जाते हैं। तो अगर हम एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो हम बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। ये होता है हवा से, ठीक है। पानी से, पानी हमारा दूषित होता है, बॉयल कर नहीं पिएंगे या फिर काफ़ी देर तक रखा हुआ पानी पिएंगे या फिर ढका हुआ नहीं है उसको हम यूज़ करेंगे पीने में, तो उससे हमें बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। भोजन, भोजन को बना के तुरंत खाएं, मतलब ताज़ा भोजन करें। 3-4 घंटों के बाद भोजन, कहते हैं कि 3 घंटे के बाद बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप भोजन बना के रखते हैं उसके बाद 3 घंटे के बाद आप खाते हैं तो उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में होता है, इसलिए उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और इसी वजह से हमें नहीं खाना चाहिए। हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए और ताज़ा भोजन करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम निरोग रहेंगे, ठीक है। अगला है रक्त के द्वारा। रक्त के द्वारा कैसे होता है? अब आपने देखा होगा कि पहले जो डॉक्टर्स होते थे वो एक ही सुई से या फिर एक ही इंजेक्शन से काफ़ी सारे लोगों को इंजेक्शन लगा दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो उसके आगे की नोक के सिरिंज होती है उसको चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि अगर किसी की बॉडी में हम कोई इंजेक्शन लगाएंगे उसके ब्लड से वो कनेक्ट होगा, वही इंजेक्शन दूसरे के बॉडी में लगाएंगे तो पहले वाले इंसान के अंदर जो सिम्टम्स होंगे किसी भी बीमारी के वो दूसरे इंसान में चले जाएंगे, ठीक है। और ये मच्छर के द्वारा भी होता है। अगर मच्छर किसी एक इंसान को काटता है, उसको बीमारी है, उसके डंक में वो ब्लड लग जाता है, दोबारा आके वो आपको काटता है और वो ब्लड आपके ब्लड से अटैच हो जाता है, तो वो चीज़ आपको होने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये इसके माध्यम होते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। कैल्शियम की कमी से अभी हमने बताया बोन्स वीक हो जाती हैं और जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। कैल्शियम मतलब विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन डी इन सभी चीज़ों से होता है। खून की कमी से एनीमिया मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है सब्जियां लोहे की कढ़ाई में क्यों पकानी चाहिए? सबसे मेन मुद्दा ये है। आजकल तो नॉन स्टिक वाली कढ़ाइयाँ चल गई हैं जिनमें बना, मैंने भी खाया है 1-2 बार, उससे बना हुआ खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है, कोई टेस्ट उसमें नहीं है। बस ये है कि उसको धुलने में आसानी रहती है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से धुल जाना है, तो इसीलिए लोग नॉन स्टिक यूज़ करते हैं और नॉन स्टिक में कोई भी टेस्ट नहीं आना है। और लोहे की कढ़ाई में क्यों बनाया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लोहे की कढ़ाई में इसलिए बनाया जाता है, ये देखिए कढ़ाई बन गई, ठीक है, लग रही है ना कढ़ाई, हाँ लग रही है। लोहे की कढ़ाई में इसलिए बनाया जाता है कि क्योंकि हमारी बॉडी को जो आयरन होता है उसकी आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी में भी आयरन पाया जाता है। आप कहेंगे हमारी बॉडी में लोहा कैसे पाया जाता है? तो जी हाँ, आपकी बॉडी में आयरन पाया जाता है। तो जब भी आप किसी भी सब्जी को इसमें पकाएंगे, ठीक है, किसी भी सब्जी को आप इसमें पकाएंगे, ये स्टोव मान लीजिए है, ठीक है, किसी भी सब्जी को अगर आप इसमें पकाएंगे तो जब धीरे 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 ये इस लोहे की कढ़ाई से अटैच होगा, पकेगा, तो लोहे के कुछ न कुछ पार्टिकल्स तो आपकी सब्जी में मिक्स होंगे ही ना। और जब वो लोहे के पार्टिकल्स आपकी सब्जी में मिक्स होंगे, आप खाएंगे, तो आप में जो होगी वो आयरन की कमी नहीं होगी। और अगर आयरन की कमी नहीं होगी तो आयरन की मात्रा आपकी बॉडी में पर्याप्त रहेंगी और उससे जो होने वाले रोग होते हैं आप उससे बचे रहेंगे, ठीक है। ये होता है मेन मुद्दा। तो इसीलिए लोहे की कढ़ाई में खाना जरूर खाएं बना हुआ, ओके। अगला क्वेश्चन है कि पाश्चुरीकरण क्या होता है? पाश्चुरीकरण क्या होता है? तो पाश्चुरीकरण क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। तो पाश्चुरीकरण हम लेंगे एक किसी बर्तन में पानी, ठीक है, पानी या फिर दूध ले लेंगे, दूध ले लेते हैं हम लोग, दूध ले लेंगे, ठीक है। अब दूध जब आता है तो वो नॉर्मली मतलब ठंडा ही होता है, ठीक है, ठंडा होता है वो मौसम के टेम्परेचर के अनुसार, ठीक है, ठंडा होता है। अब इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, 63 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम हीट करेंगे, ठीक, इसको हम 63 डिग्री सेल्सियस पर
हीट करेंगे, ये गर्म होगा, बॉयल होगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम 72 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, ठीक है। 72 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे से बॉयल होने लगेगा। जैसे अगर दूध के पास अगर हम लोग नहीं होते हैं तो वो निकल के बाहर आ जाता है, तो वो 72 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, तब होता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम फिर से 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, गर्म गर्म एंड ठंडा। पहले हमने दूध लिया, 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, उसके बाद वो कितनी देर के लिए गर्म किया ये भी सुन लीजिए, 30 मिनट, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा है कि आप मिल्क ले लीजिए और उसको 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करिए 30 मिनट के लिए, और 5 सेकेंड के लिए, सॉरी 5 सेकेंड के लिए, ठीक है, 5 सेकेंड के लिए उसको गर्म करिए 72 डिग्री सेल्सियस पर। क्योंकि अच्छे से गर्म अगर मिल्क को आप 5 सेकेंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो एकदम से निकल के ऊपर आने लगेगा, ठीक है। जैसे ही ऊपर आने लगे आपको गैस बंद कर देनी है, गैस बंद कर देनी है। उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको ठंडा कर लेंगे, ठीक है, आप उसको ठंडा कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है यही कहलाता है पाश्चरीकरण, ठीक है। तो आज के ये क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिएगा। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, हालांकि मुझे कहना नहीं पड़ना चाहिए कि कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग कर दिया करिए प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ठीक है। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझने के लिए और आप लोग को सपोर्ट रहा तो मैं और अच्छे से और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी और अच्छे से पढ़ा पाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू सो मच।